अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। सबसे पहले तो आप भारत पहुंचे और सही सलामत पहुंचे, इसके लिए टीम कवर अप की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। और बहुत बहुत जो आया जैसे आप यहाँ तक पहुंचे और क्या रोल रहा भारतीय सरकार का इंडियन एम्बेसी का, इस बारे में आप कुछ बता पाए हम लोग को तो? इंडियन एम्बेसी तो ऐसे तो एम्बेसी ने अपना एडवाइजरी निकाला, उसके बाद एम्बेसी ने वहाँ पे हंगरी में बहुत हेल्प किया हम लोगों का। बिल्कुल। और यहाँ जैसे आप यूक्रेन से दिल्ली तक पहुंचे तो यूक्रेन से दिल्ली तक जो आप पहुंचे तो उसमें मतलब क्या रोल रहा इंडियन एम्बेसी का, किस तरह से सहयोग रहा वहाँ पे? क्या केंद्रीय मंत्री लोग भी मौजूद थे? एम्बेसी ने हम लोगों को पहले तो हमारी वहाँ पे हुई एडवाइजरी तो पहले एम्बेसी ने देर से दी है जी। ये बात तो हम टाल नहीं सकते। बिल्कुल। एडवाइजरी एम्बेसी की उसके बाद ये हुआ कि जब एम्बेसी से हम लोगों ने एक बार बात की तो एम्बेसी ने क्या बोला, जो बॉर्डर पे है आप बॉर्डर पे आ सकते हो तो आपको रेस्क्यू किया जाएगा। तो हम लोग और डर गए सुन के ये बात। उसके बाद फिर एम्बेसी को कुछ दिन बाद हम लोग जब पता चला तो एम्बेसी से हम लोग फिर ने बात की कि सर अब तो आप बताओ क्या करें, हम तो फंस गए। तो उन्होंने बोला कि अभी तो गवर्नमेंट कुछ देख रही है और गवर्नमेंट कुछ करेगी तब आगे बताया जाए। फिर इसी बीच में हम लोग यूनिवर्सिटी से नोटिस निकला कि आप सारे बच्चे यूनिवर्सिटी खाली करो। यूनिवर्सिटी के रेक्टर ने वो हमारे लिए बस बुक किया। बस बुक करके हमें रेलवे स्टेशन पहुंचाया जयफ्रोजिया के रेलवे स्टेशन से हम लोग फिर वहां पे ट्रेन में बैठे। हम लोग उस टाइम 1460 बच्चे थे एक साथ जी। और उसके बाद फिर हम पहुंचे एक जगह चौप नाम की जगह है, वहां पहुंचे जो कि यूक्रेन का वेस्टर्न छोर है। उसके बाद यूक्रेन खत्म हो जाती है। वहां हमने इमिग्रेशन कराया। उस बीच में हमें क्या हुआ, इमिग्रेशन जब हम करवा रहे थे तो लाइन इतनी लंबी थी, 1400 बच्चे थे तो लाइन कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी। तो हम लोग को रात को करीबन रात भर वहां जमीन में बैठे ठंडे में। वहां तो ठंड भी है, पूरे ठंड में रात भर बैठना पड़ा जमीन पे। अच्छा, उसके बाद जब वहां से टिकट तो हंगरी के लिए जब ट्रेन लेना पड़ा तो ये हुआ कि उस बीच में हम लोग कुछ किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ गया। अच्छा, इस बीच आप लोग के खाने पीने का व्यवस्था किया गया था या नहीं? नहीं, चौक में तो कोई व्यवस्था नहीं था तो और इवन ट्रेन में भी कुछ नहीं था। बस ये था कि हम लोगों को यूक्रेन से बाहर निकालना था। ट्रेन का यही था, स्पेशल ट्रेन था जो गवर्नमेंट ने हम लोग के लिए स्पेशली चलवाया था। बिल्कुल, ऐसे समय में कह सकते हैं कि भूख व्यक्ति को लगता नहीं है, बस रहता है कि किसी तरह से सेफ्टी हम सुरक्षित अपना यूक्रेन से निकल जाए ऐसे जगह से। बिल्कुल। उस टाइम में सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड थी ना, सारा कुछ चारों तरफ युद्ध का, सब डरे हुए थे, सब सोचते थे कैसे निकाले। अच्छा, वहाँ पे क्या कोई स्थानीय संगठन भी आप लोग की मदद के लिए आगे आया या फिर? नहीं, कोई स्थानीय संगठन नहीं है। और ये बताइए कि वहाँ से जैसे आप दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको कोई केंद्रीय मंत्री या केंद्र सरकार का कोई नुमाइंदा मिला जो आप लोग के? नहीं, कोई नहीं। और बस ये था गवर्नमेंट ने पहुंचा दी, वहाँ पे फूडिंग वगैरह दिया गया सारे बच्चों को जितने आए थे, उनको खाने के लिए दिया जा रहा था। और दिल्ली से जैसे आप झारखंड पहुँचे तो झारखंड क्या आप रांची पहुँचे? हाँ, रांची में पहुंचा, बट यहाँ पे तो मेरे को कोई रिस्पॉन्स ही कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ आया। बस आया, अपने से टिकट बुक किया दिल्ली से रांची के लिए, रांची उतरा, फिर पापा मम्मी आए, पापा मम्मी के साथ घर आ गया। कुछ पता नहीं, यहाँ रांची में तो कुछ पता ही नहीं चला। जैसा राज्य सरकार ने कहा था कि हम छात्रों को जो टिकट का भाड़ा होगा फ्लाइट का वो हम ही देंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो ऐसा कुछ था या खुद से ही आप लोग को पैसा अरेंजमेंट? नहीं बोला, मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने खुद से टिकट की है। और ये जैसा कि इस तरह की स्थिति था, बीच में नवीन एक जो भारतीय छात्र थे जो कि ग्रोसरी स्टोर में खड़े थे और रशियन फायरिंग में उनकी मौत हो गई थी, तो उस समय कैसा माहौल लग रहा था? काफ़ी डरे हुए होंगे आप लोग के अंदर, डर जो है वो बढ़ा हुआ होगा, लग रहा होगा कि अब क्या स्थिति होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। शुरू से ही डरने का माहौल था, तो शुरू से ही था डरने का। लेकिन इस तरह की घटनाएं तो और भी डरा देती है इंसान को। कुछ लोग थे मेरे साथ जो रहते थे, वो लोग रो भी रहे थे, घर जाना है, घर कैसे जाएंगे। पर मेरे को तो वैसा कुछ फील नहीं हुआ, बस ये लगा कि यार एक बच्चा मर गया, मतलब हम लोग भी अब खतरे। और
ये बताइए कि इस बीच में जैसे आपका अपने घर पे बात होता था, मम्मी पापा से बात होता था, तो क्या आप बोलते थे, क्या समझाते थे ताकि मम्मी पापा को ज़्यादा चिंता ना हो? यही हम तो यही बोलते थे हाँ कि जैसे कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सब यहाँ नॉर्मल है, जो है सो दूसरे जगह पे है। बिल्कुल। अब क्या, अब हर हर बार सच सच बोल के घर में भी तो नहीं कराना है ना सबको हाँ कि बिल्कुल। बम गिर रहा है। जी जरूरी है। और ये बताइए कि वहाँ पे भारत के तो छात्रों को जैसे सरकार ने निकाला, बाकी देश के छात्रों की क्या स्थिति थी? बाकी देश की सरकारें अपने छात्रों को निकालने के लिए एक्टिव थी, या फिर लगा कि नहीं, कहीं उनका रिस्पांस सही नहीं है अपने देश के छात्रों के लिए? नहीं, बाकी कंट्री का ये था कि उनका एडवाइजरी 1 महीना पहले आया था, तो कोई बच्चे ही नहीं थे, तो उनको निकालने का नौबत ही नहीं आया। अच्छा। एडवाइजरी करवा के उन्होंने पहले ही अपने बच्चों को निकलवा दिया था वहाँ। मतलब कहीं ना बचे थे कहीं, इंडियन और नाइजीरियन लोग बचे थे बस। तो आपका कहना है कि भारत सरकार की तरफ से छात्रों को निकालने का जो अभियान शुरू किया गया, ऑपरेशन गंगा, वो थोड़ा लेट से शुरू हुआ। हाँ, लेट से हुई है। और तो ऑपरेशन गंगा को वैसे अगर देखा जाए तो सरकार देर से शुरू की, लेकिन अभी क्या स्थिति ऑपरेशन गंगा की दिखती है आपको? क्या अभी सरकार कुछ एक्टिव थोड़ा ज़्यादा हुई है? अभी तो ये है कि जान बचाना है तो ऑफिसर वही बचाया हम लोगों ने। मोदी गवर्नमेंट को इसके लिए तो मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और अभी वहाँ पे आपके भी कोई और मित्र हैं जो कि जिनको आप जानते हो, और वो अभी आने, आपके कोई और मित्र बचे हुए हैं क्या जो आप उनको जानते हैं और वो आना बाकी है अभी भारत उनका? सुनाई नहीं दिया, कैन यू प्लीज रिपीट? जी। ऐसे कोई आपके मित्र जो कि अभी तक यूक्रेन से भारत सुरक्षित वापस नहीं आ पाए हैं, उनसे भी आपकी बात हो रही है और वो काफ़ी मुसीबत में है, ऐसा कोई और आपके जान पहचान के मित्र? नहीं 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 यार, सारे तो आगे एक साथ ही रायपुर यूनिवर्सिटी हमारी। जी। अभी तो कोई जान पहचान की नहीं है वहाँ पे। अभी वहाँ पे जो आप लोग आए तो स्थिति क्या दिखता है? हर दिन स्थिति बिगड़ते ही जा रही है, या फिर क्या कुछ दिखता है आपको लगता है? एक्चुअल में वो लोग रशियन आर्मी इंडियन बच्चों को निकलने का वेट कर रही है। वो जब से हम लोग वहां से खाली होते जा रहे हैं, वहां बम्बार्डमेंट तेज करते जा रही है रशियन आर्मी। मतलब स्थिति और भी खराब होता जा रहा है। तो और ये बताइए कि आप जैसे वहाँ पे किस चीज़ का पढ़ाई करने गए थे, क्या स्ट्रीम था आपका वहाँ पे? आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट, 3rd कोर्स। बिल्कुल। और कितने समय मतलब बचा हुआ इंटरवल आपके कोर्स का कंप्लीट होने में? 3 ईयर मोर बचा हुआ है अभी। तो अब आप ये बताइए कि फिर आगे किस तरह से आप लोग ये 3 साल का जो है वो गैप होगा, मेंटेन होगा, और क्या कारण है कि एमबीबीएस करने के लिए आप लोग को वहाँ जाना पड़ा? भारत में ये दिक्कत क्या हो रहा है जो आप लोग वहाँ जाते हैं एमबीबीएस करने? पहली बात तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ की फीस स्ट्रक्चर जो है बहुत हाई है। कोई मिडिल क्लास के बच्चे एक्सेप्ट नहीं ले सकते उतना महंगा पैसा। 1 से 1.5 करोड़ कोई नहीं लगा सकता है। और वही बात रही फॉरेन में, तो फॉरेन में ये है कि आप 40-45 तक आपकी कंप्लीट हो जाती है एमबीबीएस। ये 6 साल का आप जो बता रहे हैं ना? हाँ, 6 साल की होती है फॉरेन में एमबीबीएस। और वैसा भी है क्या कि वहाँ के जो आपको जो डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है उसका थोड़ा वैल्यू ज़्यादा है, भारत सरकार का जो यहाँ इंस्टीट्यूट देते हैं उसका वैल्यू कम है, ऐसा भी? नहीं, ऐसा कुछ मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो चलिए, आपसे बात करके जानकारी मिला काफ़ी कुछ, और आपको, आपके साथ जो भी लोग और बचे हुए हैं यूक्रेन में, हम कवर अप की टीम बस यही दुआ करती है कि वो भी सही सलामत भारत देश पहुँचे। और कवर अप के सेशन से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद तुषार जी। ओके, थैंक यू। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।